क्या है, व्हाट इज मैटर। इतना मैटर दिन भर डिस्कस करते रहते हैं, तो मैटर होता क्या है ये पहले हम देखेंगे। तो देखो मैटर उन सभी सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि भाई ये मैटर है जो कि स्पेस में एक जगह घेरता है और जो कि थोड़ा सा मास घेरता है, यानी कि वो एटम्स मॉलिक्यूल्स इन सब से मिलकर बने हुए हैं। मैम एक क्वेश्चन है जो मुझे स्कूल में सी एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि आप लोग को बताया गया कि नहीं बेटा, लेकिन होता क्या है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम लोग ने आपको क्लास में बताया कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। मतलब एक वैल्यू को कंटेन करता है। लेकिन जैसे ही हम वेट की बात करते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है mg, यानी कि एक फोर्स के बराबर हो जाती है। और फोर्स क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स क्या होती है हमारी, डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, पहली चीज़। और ये डायरेक्ट परपेंडिकुलरली नीचे लगती है, क्यों, क्योंकि ये हमारे ग्रेविटेशनल पुल से लगती है, ग्रेविटेशनल पुल से। एक कंसेप्ट ये हुआ। अब आपकी टीचर ने बोला कि केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में वेट को ही हम मास के रूप में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं कि जो वेट होता है इसी को हम इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें सिर्फ एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एंड इट इज़ डायरेक्टली, जो जी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंड दिस इज़ योर एम, मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। सो वो बोलेंगे कि केमिस्ट्री में डब्ल्यू ही मास है, बट फिजिक्स में क्या है, दैट इज mg। एक्चुअल में जो वेट हम लोग वेइंग मशीन से मेजर करते हैं बेटा, वो वेट आती है, वो कभी भी मास नहीं आती है। चाहे आप केमिस्ट्री में वेइंग मशीन से वेट करो या आप फिजिक्स में वेइंग मशीन से वेट करो, वो ऑलवेज वेट ही आती है, जो कि हमारे ग्रेविटेशन, हम लोग अपने ग्रेविटेशनल पुल के बाहर तो नहीं है ना। जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उसके मास को मेजर कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशनल पुल के बाहर तो नहीं, हम तो अर्थ के भीतर ही रहेंगे। जब हम अर्थ के भीतर ही रहेंगे तो सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल पुल्स के डायरेक्टली डाउनवर्ड्स जाएंगी। सो एवरीथिंग कम्स mg ओनली, mg से बाहर कुछ नहीं जाता। बट द वे वी आर टॉकिंग सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, ठीक है। सो वेट इज ऑलवेज अ वेट, ऑलवेज अ mg ओनली, वो कभी चेंज नहीं होता। अगर आपको पता है कि कौन से पुल से वो खींच रहा है, तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर दो और मास निकालने के लिए आप सीधा सीधा F/g कर दो, तो आपको मास पता चल जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? ओके बेटा, को बोला कि मैटर क्या होता है, मैटर हम उन्हीं सभी सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि स्पेस में एक जगह घेरता है, ठीक है, जगह घेरेगा, यानी कि उसका एक कोऑर्डिनेट होगा XYZ, होगा कि नहीं, उसको हम लोकेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो एक मास को घेरेगा, यानी कि उसमें एक मास होगा। मास कैसे होगा, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो आई कैन से मैटर क्या है, मैटर जो कि स्पेस में जगह घेरता है और उसमें एक अपना मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा है देखो, अब ये मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो, या तो वो लिक्विड हो, या तो वो गैस हो, या तो वो प्लाज्मा हो। प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट कहते हैं बेटा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आप थोड़ा बड़े हो गए ना, तब आपको और बताया जाएगा कि प्लाज्मा क्या क्या होता है। जो सन के भीतर का मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन का, वो क्या होता है, एक प्लाज्मा फॉर्म में होता है, ठीक है, ओके। अब जब ये चीज़ हो गई, जगह घेर रहा है, उसमें एक मास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, उसका अपना एक डेंसिटी होगा, उसका अपना एक स्टेट ऑफ एग्रेशन होगा। मतलब क्या कि एक स्टेट को होल्ड करेगा जहाँ पर उसके सारे मॉलिक्यूल्स, उसके सारे एटम्स एक डेफिनेट स्टेट को होल्ड करेंगे, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो गैसियस होगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि देखो, ये अगर कोई चीज़ मैटर हम कह रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, या तो हम उसको मेजर किस में कर सकते हैं, केजी में कर सकते हैं, या किस में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं। या तो केजी में क्या कर सकते हैं, या तो ग्राम में कह सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कोई स्पेस में करेगा, तो वॉल्यूम को या तो हम सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं ना, इतना लीटर पानी है, उतना लीटर पानी है, इतना लीटर दूध लिया हो, बोलते हैं ना। अब जब CGS सिस्टम में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बाबू, CGS में वो चीज़ सेंटीमीटर में आ जाएगी, CGS में वो चीज़ क्या आ जाएगी, CGS में सेंटीमीटर में होता है ना। क्लास में याद करिए, हम लोग मेजरमेंट में बोले थे CGS यूनिट, MKS यूनिट बोला था ना।
तो CGS यूनिट में ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ मैं। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, बताओ फिर से, कि अगर कोई बॉडी मास मैटर में कंटेन कर रही है तो उसका 3 डायमेंशनल कोई स्पेस होगा और उसमें वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जो कि हम लोग बात करते हैं, और साथ ही साथ उसका कोई मास होगा। अब जब ये मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो किससे बना होगा, या तो एटम से बना होगा या तो फिर मॉलिक्यूल से बना होगा। और ये जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को और भी ज़्यादा तोड़ते तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनता है। अब जब ये कोई मैटर है तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई खुद का कैरेक्टरिस्टिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स किस फॉर्म में होगा, उसकी मास होती है, तो मास को या तो हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं या तो हम केजी में मेजर कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम मेजर कर रही हूँ तो या तो मैं लीटर में कर सकती हूँ या तो सेंटीमीटर के क्यूब। तो मैंने आपको एक क्यूबॉइड का एग्जांपल दिया कि MKS यूनिट में हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते तो वो किस में निकालते, मीटर्स में निकालते। तो मीटर क्यूब आ गया, CGS में वही कन्वर्ट होके क्या हो गया, मीटर का सेंटीमीटर। तो यानी कि मेरे पास क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम आराम से यूनिट निकाल सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या केजी पर लीटर बोल दो। क्लियर है? तो अगर कोई चीज़ आपकी मैटर के अंतर्गत आती है तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका अपना एक पर्सनल स्टेट होता है। स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। क्लियर है? मैम अभी हमें तो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाई है, अभी प्लाज्मा के बारे में बताया नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस बताती हूँ। ठीक है, सॉलिड। मैम प्लाज्मा तो ह्यूमन बॉडी में होता है ना? प्लाज्मा वो आपके ब्लड का प्लाज्मा होता है बाबू, ठीक है। बट अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, बहुत सारी चीज़ों में होता है बेटा। सबसे ज़्यादा तो आप सन को देखते हो, ठीक है। सन को तो छोटे बड़े सारे बच्चे देख सकते हैं। तो सन सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्लाज्मा कंटेंट का। उसमें जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें आपका हीलियम है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। सो वॉट एवर, तो उसका जो ब्राइटनेस है, उस ब्राइटनेस में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो आपको फॉर्म दिखता है, वो एक्चुअली प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा की अपने अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ मैटर। बट अप टू योर क्लास, ओके, इट इज़ फाइन। आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही 3 स्टेट बता सकते हो। क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही 3 स्टेट बता सकते हो। फाइन, आगे बढ़े। यस मैम। इट इज़ वेरी सिंपल डायग्राम। जैसे कि जो बोल रहा है कि मैटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो मैटर देखो अभी हम लोगों ने जाना कि या तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसमें एक मास होगा, ठीक है। और जब हम उसके ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो हम कहते हैं कि भैया या तो वो एटम से बनता है या तो वो मॉलिक्यूल से बनता है। और जब हम, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि हम कह सकते हैं कि वो टाइनी पार्टिकल से बनता है, टाइनी पार्टिकल से बनता है, और वो एक स्पेसिफिक वे के अरेंजमेंट में होता है। देखो, all matters is composite of tiny particles and atoms called atoms and molecules. These particles can be arranged in different ways which give the matter in a unique properties. क्या आपको नहीं लगता कि हर मैटर का अपना एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, एक डिफरेंट यूनिकनेस होती है? हाँ, लगता है ना? अच्छा देखो, एक पेंसिल बॉक्स भी मैटर है और आपके मम्मा का क्लचर भी एक मैटर है। दोनों मैटर है कि नहीं, बताओ? यस मैम। अच्छा, दोनों स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और दोनों की अपनी एक प्रॉपर्टी है, राइट? यस मैम। अच्छा, लेकिन क्या दोनों का जो शेप है सेम है? नहीं। नो मैम। दोनों के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपना एक अलग अरेंजमेंट किए होंगे ना, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होगा, तभी मैटर को एक यूनिक लुक दिया होगा, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। पेंसिल बॉक्स एक डब्बा नुमा है जिसमें आप अपने पेंसिल, रबर, कटर बॉक्स, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। लेकिन क्लचर क्या है, उसका अपना एक यूनिक डिज़ाइन है, एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, वो बालों को कस के रखता है, ठीक है। सो मैटर्स में जो अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाएं, यानी कि आप टाइनी पार्टिकल्स जो कि आप एटॉमिक लेवल पर जाओ या मॉलिक्यूलर लेवल पर जाओ, तो उसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू व्हाट, ये जो टाइनी पार्टिकल्स के अपना अरेंजमेंट के कारण, ठीक है। यस मैम। अब ये अरेंजमेंट क्या हुआ, देखो ये ब्लॉक डायग्राम क्या है, पहले मैटर आता है। अब ये मैटर या तो प्योर हो सकता है या तो मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्योर हो रहा है तो या तो वो एलिमेंट्स हैं या तो वो कंपाउंड्स हैं, और अगर ये मिक्सचर है तो या तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा या तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हम लोग इसको रफली पढ़ते हैं, इसके बाद के स्लाइड्स में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। अगर मैंने मैटर बोला तो मैटर का डेफिनेशन अभी आपके लिए क्लियर है, इसके प्रॉपर्टीज क्लियर है, इसका यूनिकनेस क्लियर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, राइट? कंफ्यूजन तो नहीं होगा?
मैटर को लेके? नो मैम। ओके। अब देखो, जब मैटर का कैरेक्टरिस्टिक उसको डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। याद रखना, कभी अगर कोई पूछे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये सारे के सारे मैटर्स के सब डिविजन्स हैं, लेकिन ये बेसिस क्या था सब डिविजन करने का? तो आप बोलोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कि कॉम्पोजिशन यानी कि वो किससे बना है, वो मैटर जो है किससे बना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई कि वो मैटर जो है या तो वो प्योर है या तो वो इम्प्योर है, और इम्प्योर वाले को ही हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। अब क्यों प्योर और इम्प्योर कहते हैं बेटा? प्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट रेशियो होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स का। लेकिन जब हम मिक्सचर कहते हैं तो उसमें डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। ओके। तो जब प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया तो मैंने आपको क्या बोला? दे आर एलिमेंट्स एंड दे आर कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स में क्या होगा? एलिमेंट्स क्या होते हैं? अपने एक ही प्रकार के, या तो वो गोल्ड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होगा, वो आयरन है तो सिर्फ और सिर्फ आयरन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, जो आपका वाटर है वो क्या होता है? H2O होता है ना? वाटर क्या होता है? H2 होता है। अच्छा चलो, इसके आगे जब हम लोग बात करेंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कंपाउंड्स। सिर्फ इतना जानो, एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर बनते हैं। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? दो या दो से ज़्यादा। क्लियर है? लेकिन जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बाबू ऐसा क्या होता है कि उसका जो ओवरऑल स्टेट रहता है ना वो सेम होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं गैसियस मिक्सचर ले रही हूँ तो उसमें मैं हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे के सारे गैसेस को ही डालेंगे, तो सारे गैस का स्टेट क्या हो गया? सेम स्टेट हो गया ना? यस मैम। लेकिन मान लो अगर मैंने पानी और तेल का मिक्सचर बनाया तो एक चीज़ तो हल्की होती है वो ऊपर आ जाएगी, एक चीज़ भारी होती है वो नीचे बैठ जाएगी। तो क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर बना? नहीं। हम तो साफ साफ देख रहे हैं, दो चीज़ों को अलग देख रहे हैं ना साफ साफ। यस तो मैम। वो क्या हो गया? इसका मतलब हेट्रोजीनियस। वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। जहाँ से हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं भाई दोनों के स्टेट बिल्कुल अलग हैं, हम अपनी आंखों से ही दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्लियर है ना? यस मैम। हम इन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? यस मैम। ओके फाइन। सो मैं क्लास को यहीं ऑफ करूँ। क्लास होता है और वो एक स्पेस घेरता है। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? मैटर करते हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने बताया था। उसके पास मास होगा, उसके पास वॉल्यूम होगा, उसके पास डेंसिटी होगा, उसके पास स्टेट्स होगा, राइट? और मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसके? मास की या मैटर की, सॉरी। अब मैटर को हम लोग अगर स्टेट्स में देखें कि कितने स्टेट्स में मिलते हैं, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है? हमें कोई भी सॉलिड चीज़ दिखाई देती है, जैसे आइस क्यूब दिखाई दे रहा है, हाँ, बॉक्स दिखाई देता है, स्केल दिखाई देता है, वॉल्यूम एंड पर्टिकुलरली हाँ, टाइट पैकिंग होती है। किस चीज़ की पैकिंग होती है बेटा? एक्चुअली वॉट एवर मे बी मेड, ये सारी की चीज़ें एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो इसका मतलब जब हम मैटर को बोल रहे हैं तो यानी कि हम उसके ग्रेजुअली सब डिविजन्स में जा रहे हैं, और उन डिविजन्स को हम क्या कह रहे हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अगर मैं इन सॉलिड की बात करूं, देखो पहले तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हम लोग उसको और बाद में जाते हैं। पहले उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ये तो पता है। ठीक है, लिक्विड का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसका शेप एक्वायर करता है, राइट? जैसे दूध, पानी, वॉट एवर में भी हम जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसका शेप कर लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम अपना खुद का डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम ही कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन गैस क्या होता है? गैस में ना अपना शेप होता है और ना ही अपना वॉल्यूम होता है डेफिनेट। ठीक है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। किसका बेटा? गैस का। किसका? गैस का। ठीक है, सो लाइक दिस वे। अब ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज। अगर मैं शेप की बात करूँ तो सॉलिड में क्या होगा? डेफिनेट शेप होगा। लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसका शेप ले लेगा। और गैसेस में तो कोई शेप नहीं होगा। ठीक है,
वॉल्यूम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट हाँ बेटा मैम यहाँ पर तो किसी पाइप से फ्लो करवाया है, राइट, तो वो उस पूरे पाइप को भर देता है, पूरे पाइप को एंड तक भर देता है ना। तो इसका मतलब अगर हम ओवरऑल देखना चाहे गैस कहाँ पर कंटेन्ड है, उस पाइप में कंटेन्ड है, तो कंटेनर का शेप हुआ। वी आर कांट एबल टू सी, बट हम इतना जानते हैं कि वो जो पाइप रूमी कंटेनर है उसमें ही वो है, राइट, उसमें ही वो है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। क्लियर है ना? ओके। सेकेंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑब्वियस ही बात है, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का कैसा वॉल्यूम होता है, और गैस का नो फिक्स वॉल्यूम। क्लियर है? अब पार्टिकल अरेंजमेंट देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जब भी हम ये सारी चीजें सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो हमें पता है। लेकिन जब भी हम मैटर में जा रहे हैं तो मैटर बना किससे हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या हैं, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट, है ना। तो अगर मैं इसको सॉलिड की बात करूँ तो ये एटम्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और सटे सटे से होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है, टाइटली पैक्ड। लेकिन जो आपके लिक्विड होते हैं थोड़ा सा क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लोज तो होते हैं पर क्या होता है, मूव कर सकते हैं। क्लोज तो होते हैं मैम पर आपकी वॉइस कट रही है। अभी भी कट रही है बाबू, नाउ पता नहीं, मैं ना वो वाईफाई यूज करती हूँ, तो एक बार आप चेक कर लेना, कोई दूसरा ना वो मत खोलना। पार्टिकल अरेंजमेंट क्या हो गया, इसका मतलब अब ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर होते हैं। लिक्विड में क्या है, देखो थोड़ा सा डिस्टेंस है, यानी कि वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसमें इतना टाइटली पैक्ड होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। वो खाली क्या होता है, अपने थोड़े बड़े हो गए तो आपको पता चलेगा कि वो अपने जगह पर से वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। बट लिक्विड में क्या होता है, वो मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा दोनों के बीच में जगह होता है। लेकिन जैसे ही हम गैस में आ जाते हैं बेटा, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दे आर सेइंग दैट दे आर फार अपार्ट कैन मूव, ठीक है, दे आर वेरी फार अपार्ट एंड कैन मूव रैपिडली और फ्रीली, आप बोल सकते हो, इतना फार होता है दोनों के बीच में। सो फॉर दैट रीजन पार्टिकल का मोशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाइब्रेट करते हैं इन अ फिक्स पोजीशन, फ्लोइंग एंड स्लाइडली पास्ट ईच अदर, बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, स्लाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं, मूविंग रैपिडली एंड फ्रीली। वो क्या कहते हैं, रैपिडली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल तो आप कुछ भी दे दो, आइस, वुड, स्टोन दे दो सॉलिड का, वाटर, ऑयल, मिल्क दे दो आप लिक्विड का। और गैसेस में क्या है, हमारा गैस क्या क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में क्या क्या है आपका, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑल दीज योर व्हाट, दे आर ऑल गैसेस, दे आर ऑल व्हाट, गैसेस। अब देखो एक और चीज़, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए ये क्या है, गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। इनकी पैकिंग देखिए, पैकिंग समझ में आ रही है कैसी होती है, यस मैम। ओके। अब देखो चेंज ऑफ स्टेट्स क्या होता है। चेंज ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है बाबू कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो मैटर क्या है, मैटर क्या है, जो कि मास घेरता होता है जिसमें, और जो कि स्पेस घेरता है, राइट। अब मैटर बना किससे होता है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, इनमें से किसी से भी बना हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो अगर इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाए, अगर मैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करूँगी बेटा, तब जाके सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, याद रखना। अगर मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जो मैं आंखों से देख सक रही हूँ, जो मैं आंखों से देख सकती हूँ। मैं सॉलिड को सॉलिड बोल सकती हूँ ना, लिक्विड को लिक्विड बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ। सो फॉर दैट रीजन हम लोग सॉलिड को सॉलिड बोल सकते हैं, इसलिए हमने उसका कैसा क्लासिफिकेशन किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है। लेकिन जैसे ही हम मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर बता सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्योर क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होता है। प्योर या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड्स होंगे, और मिक्सचर क्या होगा, या तो होमोजेनियस मिक्सचर कर सकते हैं या तो हम हिट्रोजेनियस मिक्सचर कर सकते हैं। क्लियर है,
ओके। मैम हाँ, हनी मिक्सचर में आता है ना? क्या? हनी मिक्सचर में आता है मैम? हनी क्या होता है? हनी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं मैम, जैसे ये मिक्सचर होता है ना एक तरह का। हनी Yes, ma'am. हनी का कंटेंट देखना पड़ेगा, लेकिन बेटा हनी तो एक लिक्विड है जो कि रस होता है मधुमक्खी का, हनी भी का। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? सॉलिड के रेस्पेक्ट में। सॉलिड तो सिर्फ वाइब्रेट करा सकता है, ठीक है। Yes, ma'am. सो ये जो है आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, किसकी? गैस, लिक्विड और सॉलिड्स के। Solid. देखो सॉलिड में क्या है, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर नो डेफिनेट शेप। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ये तो छोड़ दीजिए आपके नाम। इसमें एकदम स्पेस नहीं होता है, इसमें लिटिल स्पेस होता है जिससे कि वो स्लिप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इसमें तो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस अपार्ट होता है जिससे कि ये रैपिडली मूव करते हैं। क्लियर? अच्छा, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, जबकि गैस कंप्रेसिबल होते। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है बेटा? दबा सकते हैं। आप जब गुब्बारे में पानी भरते हो और गुब्बारे में हवा भरते हो, दोनों में अंतर देखा है ना? तो वो उसको जब हम उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। बट लिक्विड जब भरते हैं तो दबाने से फट से फट जाता है, राइट? दैट मीन्स इट कांट बी कंप्रेसिबल। मैम वो इतना कंप्रेस नहीं हो सकता, वरना वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मतलब वो फैलते हैं, बट वो पैक होने लगते हैं, तो इसीलिए उनको जगह चाहिए होती है, तो वो जो जिस चीज़ में होते कंटेनर उसी को मतलब वो फाड़ मतलब हाँ, ब्लास्ट कर देते जी, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास 3 स्टेट्स हैं ना, तो हम इन 3 स्टेट्स को आपस में कुछ केमिकल चेंजेस अगर करें, केमिकल अगर हम लोग चेंजेस लाएं तो हम उसके स्टेट को बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्यूजन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन, डिपोजिशन। यानी कि अगर मुझे कोई गैसियस को लिक्विड में चेंज करना हो, गैस को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगी? कंडेंसेशन। मैम जब हम लोग पानी को उबालते हैं, हाँ, पानी को जब उबालते हैं तो वो क्या होता है? पानी लिक्विड में है, जब मैंने उसमें हीट दिया तो वो उबला, उबला होके गैसियस फॉर्म में गया, तो मैंने उसको क्या किया? वेपराइजेशन किया। अच्छा, अब वो हवा में वेपर बन के उड़ गया, लेकिन जब हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वापस क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंडेंसेशन हुआ। क्या हो गया? मैम कंडेंसेशन। अगर हम वो जिस चीज हम मतलब बॉईल कर रहे हैं पानी को, हाँ, फिर अगर वो पेपर स्क्रीन बन के उड़ रहा है, लेकिन हम अगर उसके ऊपर आप प्लेट या फिर कुछ भी रखते हैं और फिर उसको तो थोड़ी देर हाँ, हाँ, हाँ। आपने देखा होगा मम्मा किचन में कढ़ाई को जब ढक के रखती तो ऊपर थोड़ी देर बाद जब आपका प्लेट उठाती हैं तो क्या होता है? दाना 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 रहते हैं ना, पानी जैसा जमने लगता है। तो दैट इज योर कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या होता है? तो इसका मतलब क्या कि मैंने 2 स्टेट्स में आपस में कन्वर्जन किया कि नहीं? लिक्विड और गैस का, लिक्विड और गैस का आपस में कन्वर्जन किया कि गैस को लिक्विड बनाया, लिक्विड को गैस बनाया, बनाया कि नहीं? बताइए, ठीक है। अब देखो सॉलिड और लिक्विड में, अगर मेरे को किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगी? मेल्टिंग का प्रोसेस करूँगी। अब फ्रिज में जैसे आइस रखा हुआ है, थोड़ा बाहर निकाल के रख दो, वो गल के पानी बन जाता है कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं? वो मेल्ट हो गया है। या बच्चों को आइसक्रीम दी जाती है, वो तो देर तक कर देते हैं तो वो गल जाता है, तो हम क्या कहेंगे? आइसक्रीम मेल्ट हो गई है। आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में है, मेल्ट होते होते वो कैसे फॉर्म में हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। लेकिन जैसे ही कोई लिक्विड रहता है और हम उसको फ्रीज करते हैं, हम उसको ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में। पानी को कटोरी में रख के हम फ्रीजर में जब रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं ना बेटा। टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं यानी कि हम उसको फ्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग प्रोसेस से हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम सॉलिड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं। तो सॉलिड को गैस में चेंज करने का तरीका क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और गैस को सॉलिड में चेंज करने का तरीका कहलाता है डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। अच्छा, ये जो आपने सुना होगा कि चांदी का जल चढ़ाया हुआ है, सोने का जल चढ़ाया हुआ है, किसी किसी मेटल्स में, आर्टिफिशियल मेटल्स में हम लोग सुनते हैं ना कि सोने का पानी चढ़ा दिया है या चांदी का पानी चढ़ा दिया हुआ है। मैम वो होता है जैसे कि अगर जो भी वो चीज होती है उसके ऊपर वो जो सोना होता है उसको मेल्ट करके उसकी एक परत चढ़ाते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो जो मटेरियल है उसको हम लोग, एक फर्नेंस होता है बेटा, उस फर्नेंस में रखा जाता है, ठीक है। और जो हमारा जिसका कोटिंग करवानी होती है उसको हम लोग गैसियस फॉर्म में रखते हैं। तो क्या होता है? वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है इक्वली। कैसा डिपॉजिट होता है? इक्वली डिपॉजिशन होता है। इसका प्रोसेस होता है, वो बड़े होकर आप पढ़ोगे। इतना तो क्लियर हो गया ना कि अगर मुझे सॉलिड को गैस में चेंज करना हो तो सब्लिमेशन करेंगे, और गैस को अगर सॉलिड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे?
डिपोजिशन। अब देखो एक स्लाइड में दिखाऊंगी आपको, ये वाले, इसमें सारी चीजें लिखी। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग में लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट से किसी के उससे नीचे जब और फ्रीज करेंगे और ठंडा करेंगे, टेम्परेचर लो ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस होते हैं। इसके बाद डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर गैस ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? सॉलिड में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज से पास ही नहीं होता, वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है। मैम उसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने जो एग्जांपल आपका जैसे बताया कि स्नो जो होता है वो क्लाउड के फॉर्म में है, ठीक है। अब मान लो स्नो जो क्लाउड के फॉर्म में है, वो अगर डायरेक्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाया जाए, तो क्या वो गैस सॉलिड के फॉर्म में चेंज नहीं हो जाएगा आसमान से? हो जाएगा ना। बस यही उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। इवन मैंने अभी वो एग्जांपल दिया ना कि मेटल्स की कोटिंग जब करवाते हैं तो गैसियस फॉर्म में सोने को रखेंगे, और जिसके ऊपर करेंगे वो तो हमारा है ही रखा हुआ, तो वो जब कोटिंग के फॉर्म में आती है तो वो क्या हो जाती है? सॉलिड बन जाती है ना, रिक्वायर्ड मेटल के ऊपर, ठीक है। ओके। यस मैम। अब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैसा है कि सॉलिड जो होगा वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें? गैसियस फेज में। सॉलिड जो होगा वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा? गैसियस फेज में, ठीक है। ये एक्चुअली बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस के लैब में, और उसमें क्या होता है कि बिना लिक्विड फेज को पास किए सॉलिड डायरेक्ट क्या हो जाता है? गैसियस स्टेज में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में आर्क्स वगैरह लगाते हैं और उसका स्पेक्ट्रोग्राफ फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग को यही प्रोसेस करना होता है कि सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस फेज में चेंज करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड से वेपर बनता है। कंडेंसेशन में क्या होता है बताओ? कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनता है। हेलो, कंडेंसेशन में क्या होता है? मैम कंडेंसेशन जब वो हम लोग एक गैस जो होती है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ना ये सारी चीजें? यस मैम। वो सॉरी मैम, वो नेटवर्क कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज, ये सारा प्रोसेस हमने ध्यान से देखा है। यानी कि ये सारे चेंजेस क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। किसमें? उसके फिजिकल स्टेट में, ठीक है। उसके फिजिकल स्टेट में हम चेंजेस ला सकते हैं, याद रखना, ठीक है। मोस्ट सब्सटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग। चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी फिजिकल और केमिकल। मैटर को हम उसके फिजिकल स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं, केमिकल स्टेट्स में भी चेंज कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज करेंगे बेटा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन जो उसके फिजिकल स्टेट हैं उसको आपस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ाकर या तो टेम्परेचर को ठंडा कर, मतलब लोअरिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और हम लोग ये जानते हैं क्या क्या प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। दीज आर योर व्हाट? प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या होता है कि हम लोग उसके केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? एटम्स है। लोअर स्टेट में क्या है? एटम्स ही तो बने। अब हेलो, जब अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो देखो फिजिकल अपीयरेंस क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। और मैंने आपको बोला कि केमिकल जब करते हैं तो केमिकल का मतलब क्या हुआ कि या तो उसके एलिमेंट हैं या तो वो कंपाउंड से बने हुए हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, दीज आर द केमिकल फॉर्म्स ऑफ द मैटर। अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो जब हम किसी भी प्रोसेस से अगर हम उसके फिजिकल चेंजेस ला रहे हैं विदाउट एनी केमिकल कॉम्पोजिशन के चेंज में, तो हम उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। मतलब फिजिकल अपीयरेंस में मैटर के चेंजेस ला रहे हैं विदाउट उसके कर रहे हैं आइस को, या फ्रीज कर रहे हैं उसे, पेपर्स को पहाड़ रहे हैं, पानी को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक मिक्सचर बना रहे हैं शुगर और वाटर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपका फिजिकल चेंजेस हैं। क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? और ये वाला चीज़ क्लियर है आपका? फिजिकल चेंज क्या क्या हो सकता है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। क्लियर है? ये सारे हम लोगों ने अभी देखे हैं, ये सारे हम लोगों ने अभी देखे हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। अब आ जाओ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब क्या है कि जैसे ही हम उसमें कुछ चेंज करेंगे ना उस मैटर में, तो वो एक डिफरेंट सब्सटेंस के फॉर्म में बनेगा, मतलब वो एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा और उसके भीतर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी अलग होगी जिन मैटर से मिलके वो बना है। मतलब अगर मैंने ए और बी दो मैटर लाया, या मान लो सिंपली ए को कोई मैटर रखा और उसमें मैंने केमिकल चेंजेस किए,
अगर मैंने उसमें सपोज करो केमिकल चेंजेस किए, तो अब ए की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल भी पहले वाले ए के जैसे नहीं होगी, ठीक है। यस मैम। तो इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, आप किसी कागज को जला दो, वापस उस कागज को ला सकते हो क्या? नहीं। लेकिन देखिए मैंने फिजिकल चेंजेस में टीयरिंग ऑफ पेपर लिखा था, टीयरिंग ऑफ पेपर लिखा था, तो भले ही हम जोड़ तोड़ करके कागज जो फाड़े हुए कागज हैं जोड़ तोड़ करके वापस उस कागज को तो ला सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कागज को जला ही दिया तो मैं वापस उस कागज को नहीं ला पाऊंगी। सो दैट इज योर व्हाट, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन पर जब जंग लग जाती है बेटा, तो वो क्या होता है, वो उसका कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, ठीक है। लेकिन मान लो आयरन की जो पत्ती कैसे बनती है, पीट पीट कर आयरन को, सॉलिड आयरन को पीट पीट कर हम लोग उसकी पतली पत्ती बनाते हैं, ठीक है। तो आयरन की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो तो वैसे ही रहेगी, चाहे वो पत्ती में रहे चाहे वो सॉलिड में रहे। लेकिन जैसे ही आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी सेम, अगर उसमें चुंबक को खींचने की ताकत है तो रस्टिंग करने के बाद वो ताकत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस आ गए हैं। अब जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, फूड को जब हमने डाइजेस्ट, जब जंग लग जाता है कुछ मेटल्स पर, हाँ तब भी लेकिन कभी कभी उससे चुंबक हाँ चिपकता है। हाँ, तो थोड़ा जंग लगा होगा, जंग का अमाउंट भी तो होता है ना, ठीक है। वो जो जंग है ना वो किस लिए लगता है, इरोजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरोजन। या तो हवा के द्वारा होगा या तो पानी के द्वारा होगा। जंग क्या है, एक इरोजन है, किसका, हमारे आयरन मेटल का, ठीक है। आप थोड़े बड़े हो गए, नेक्स्ट क्लास में या 9th में जाओगे आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो की पॉइंट्स क्या हो गए, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो कोई गैस या बबलिंग या फ्रीजिंग बनेगा, या तो कोई प्रेसिपिटेट बनता है, या तो टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपके पास कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका साइन क्या क्या हो सकता है, या तो उसका कलर चेंज हो सकता है, या तो वो गैस बनाएगा, या तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या तो वो कोई चीज़ का प्रेसिपिटेशन बनाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब आ जाओ यहाँ पर प्योर सब्सटेंस में क्या हो जाता है फिर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर में क्या हो जाता है फिर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। मैटर क्या है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। फिर मिक्सचर्स क्या हो जाते हैं आपके भाई, हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं आपके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक तो मैंने मैटर देखा, हम लोग ने आज क्या देखा, मैटर देखा, मैटर में कैसे चेंजेस, उसके स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, और साथ ही साथ मैटर्स के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैटर क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। थोड़ा सा ध्यान रखना तो आपको इजीली पता चल जाएगा बेटा कि पूछ क्या रहा है। ध्यान रखना कभी कभी आंसर ना सेम होता है दो अलग क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब देखो एलिमेंट्स, मैंने आपको बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो माइन्यूट से माइन्यूट जब तोड़ेंगे तो हम क्या मिलेगा, या तो एटम्स मिलेगा या तो मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और मॉलिक्यूल्स भी बेटा एटम के पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट कॉम्पोजिशन से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये भी हम जानते हैं। सो व्हाट आई विल से कि सबसे माइन्यूट जो होता है, अगर हम केमिकली उसको देखना चाहें तो वो क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में हमेशा एक ही काइंड के एटम्स होंगे। यानी कि अगर मैंने बोला कान की बाली, मान लो कान की बाली एक मैटर है, ठीक है। और अगर मैंने ये भी बोल दिया कि कान की बाली मान लो सोने की बनी है, तो सोना क्या है, उसका एलिमेंट है, ठीक है। और इस सोने के एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सबके सब किसके एटम्स होंगे, गोल्ड के। किसके होंगे, गोल्ड के। क्लियर है? तो ये जो प्योर हाइड्रोजन है, प्योर ऑक्सीजन है, प्योर क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। तो आपने सुना होगा कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है। ये सब क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एलिमेंट हमेशा सिंगली हमारे सराउंडिंग में रहें। कभी कभी क्या होता है, दो एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब मॉलिक्यूल में कभी कभी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, या आप बोलोगे एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा, कभी कभी ये एटम्स सेम एलिमेंट के होते हैं, कभी कभी ये एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर एक ही मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, अच्छा एलिमेंट समझ में आया कि नहीं बताओ पहले। यस, एलिमेंट समझ में आ गया, तो ठीक है, कल हम लोग फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा।